जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। आज की सुपर फास्ट वीडियो में हम मनोविज्ञान मॉक टेस्ट फर्स्ट यानी पैडागोजी हम देखेंगे। सिर्फ ध्यान रहे कि इसमें हम पैडागोजी सेक्शन देखेंगे। पैडागोजी कॉन्सेप्ट एग्जाम में इतने टफ पूछे जाते हैं जिससे बच्चे काफ़ी घबरा जाते हैं, और यकीन मानिए कि आपको बहुत सिंपल लगेगा। कुछ ट्रिकी मेथड बताएंगे जिससे आप 100% में 100% स्कोर कर पाएंगे। तो ये पैडागोजी की पहली क्लास आप सभी के नाम। पहला क्वेश्चन बिना यहाँ पर रुकावट के, निम्नलिखित में कौन सी छात्रों को प्रेरित करने वाली विधि है। यानी एक विधि आपको बताना है जो छात्र को प्रेरित करती है, उत्साहित करती है। ऑप्शंस 4 हैं, हर क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपको 10 सेकेंड। देखिएगा, जब भी प्रेरित करने वाली बात आएगी तो हमें हमेशा पॉजिटिव माइंड से सोचना है। क्या प्रशंसा आपको जो है कहीं ना कहीं प्रेरित कर सकता है, दंड प्रेरित कर सकता है, डांटना या ज़्यादा अंक देना। अब देखिए, ज़्यादा अंक देने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर बच्चों को यहाँ पर प्रशंसनीय मेथड से अगर लोगों के बीच में उसकी प्रशंसा करी जाए तो बच्चा कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा, आगे और अच्छा करेगा। इसलिए सबसे ऑप्शन ज़बरदस्त होगा ए, प्रशंसा करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपका स्थानांतरण ऐसे क्षेत्र में होता है जैसे अगर आपकी सरकारी नौकरी लगती है, आप एक शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, आपका तबादला होता है या पहली नियुक्ति आपको ऐसे क्षेत्र में मिलती है जहां की भाषा आप समझ नहीं सकते या सकती, तो बताइए आप क्या करेंगे। अगर आपको वाकई में शिक्षक बनना है, शिक्षिका बनना है, तो ईमानदारी से सब्सक्राइब करें। ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी आपके बिल्कुल हितकर की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जाएगा भाषा सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ध्यान दीजिएगा जब भी हम उस क्षेत्र में जाते हैं तो हमें रहना है, हमें सालों रहना है। हमें यार ऐसा थोड़ी ना है कि 1-2 दिन या 1 महीने में काम चल जाए। हमें भाषा सीखना पड़ेगा और हम उस माहौल में ढलेंगे नहीं तब तक हम बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे। सिंपल सी बात समझिएगा, ऑप्शन सी जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं को समावेश करने से क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, घटनाओं को अगर समावेश कर दें कि दैनिक जीवन, शिक्षण कार्य का मतलब होता है कि अगर रूटीन में आप एक विद्यालय में जाते हो और कक्षा में जो है क्लास लेते हो, शिक्षण कार्य कर रहे हो, तो उसमें दैनिक जीवन की घटनाओं को समावेश करने से क्या होता है, छात्र प्रसन्न रहते हैं, अध्यापक को ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है, शिक्षण रुचिकर, सरल तथा उपयोगी बनता है, या फिर कक्षा में शांति बनी रहती है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जब भी हम दैनिक जीवन की घटनाओं को हम शिक्षण कार्य से जोड़ देते हैं तो हमेशा हमें पॉजिटिव माइंड से सोचना है कि जो शिक्षण है वो रुचिकर बनता है, सरल बनता है और उपयोगी बनता है। याद रखना है, जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं उसको अगर दैनिक घटना से जोड़ देंगे तो बहुत आसान भाषा में बच्चों को सिखा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा में छात्रों की संख्या कम क्यों होनी चाहिए। ये भी एक क्वेश्चन है। क्या जबरदस्त पैडागोजी कॉन्सेप्ट है, बाल विकास का पैडागोजी कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो। कक्षा में छात्रों की संख्या कम क्यों होनी चाहिए। अब ऑप्शन ए क्या कहता है, छात्र पर शिक्षक के व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण हेतु, भीड़ कम करने हेतु, अधिक फीस प्राप्त करने हेतु, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए, अगर हमें ये लगाना है कि हमें आंसर नहीं पता है तो आंसर नहीं पता है तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता ये भी देख लेते हैं। अब देखिए, संख्या कम होनी चाहिए तो अधिक फीस और भीड़ कम करने की बात नहीं होगी। यहाँ पर ऑप्शन ए हो सकता है या डी हो सकता है, तो सबसे ऑप्शन ए में हमारा जबरदस्त ऑप्शन बनेगा। क्योंकि अगर एक क्लासरूम में बच्चे कम होंगे, अगर एक क्लासरूम में बच्चे कम होंगे और एक दूसरी तरफ अगर बच्चे ज़्यादा होंगे तो यार एक छात्र सबकी ओर ध्यान नहीं दे सकता। अगर कम होंगे तो हर छात्र के ऊपर एक शिक्षक या शिक्षिका की नज़र रहेगी, तो ध्यानाकर्षण हेतु ऑप्शन सबसे बढ़िया होगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषता होती है। वीडियो में आए हो तो शुरुआती में वीडियो को लाइक जरूर कर लें, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर ये रहा, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या होती है। ऑप्शन ए, अध्ययन में अरुचि, ऑप्शन बी, सेवा भाव, ऑप्शन सी, मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता, एंड ऑप्शन डी लास्ट वन, पर्यटन में रुचि। प्रतिभाशाली बालक की जो विशेषता होती है वो हम कह सकते हैं 140+ IQ से ऊपर होने वाला है, अकॉर्डिंग टू टर्मेन इनका IQ होता है। और ये मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता की बात करते हैं, इसलिए ये सभी ऑप्शन क्या हैं, डिलीट हो गए, सभी ऑप्शन कट जाएंगे। मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता ही प्रतिभाशाली बालक की एक विशेषता होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान में किस धारा के अंतर्गत
प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रावधान है? भारत का कौन सा संविधान की धारा के अंतर्गत आता है जिसमें निःशुल्क शिक्षा है? प्राथमिक प्राइमरी जो एजुकेशन है वो निःशुल्क है। तो दोस्तों ये आंसर चला जाएगा धारा 45 यानी ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन एग्जाम में इतना ज़्यादा रिपीटेड है, हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में टेट कैटेगरी में पूछ लिया जाता है, तो आपको बहुत ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते ही छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, वह बच्चों का कौन सा परीक्षण कर रहे हैं? ध्यान दीजिएगा। अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते ही छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, वह बच्चों का, अब ध्यान दीजिए, अगर क्लासरूम में एक शिक्षक आया है और बच्चों के समीप बैठकर छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, भारत की राजधानी क्या है, तक्षशिला कहाँ पर है, मगध राज्य किसे कहते हैं, गंगा सबसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसका आंसर एक ही तो होगा। तो ये होगा मौखिक, यानी छोटे छोटे प्रश्न पूछता है जिसका जवाब लिखित में न देकर डायरेक्ट कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, चौड़ी नदी ये नदी है, विश्व की नदी नील नदी है, एक आंसर होगा तो वो मुंह से जवाब दे देगा, मौखिक हो जाएगा। निम्नलिखित में किस कारण से बालक में कुंठा जन्म लेती है? कुंठित नहीं हो जाते बच्चे, वही पूछ रहा है। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा रीजन है, कौन सा कारण है जिसमें बालक में कुंठा जन्म लेती है? व्यक्तिगत अक्षमता के फलस्वरूप, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी प्रोत्साहन के अभाव के परिणाम स्वरूप के फलस्वरूप, ऑप्शन सी अभिप्रेरक के संघर्ष के फलस्वरूप, एंड लास्ट वन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि कौन सा कारण है, तो मैं कहूंगा व्यक्तिगत अक्षमता के फलस्वरूप। क्या ये होगा? तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो डिसेबिलिटी होती है उसको लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे या मैं नहीं ये कर पाऊंगी, है ना, तो यही दोस्तों खुद की होती है, सेल्फ जो है डिसेबिलिटी होती है, अक्षमता को डिसेबिलिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9। परीक्षा समीप आने पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये शानदार है, जबरदस्त क्वेश्चन है। परीक्षा समीप आने पर पाठ्यक्रम पूरा ना होने की दशा में आपको क्या चाहिए? यानी आपको अध्यापक, जो आप हैं अध्यापिका हैं, यानी अध्यापक को चाहिए कि अगर क्लासरूम में परीक्षा पास, यानी क्लासरूम में आप पढ़ा रहे हैं सालों से, लेकिन उस साल आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मान लेते हैं ड्यू टू कोरोना, तो अगर हम सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए, स्कूल अभी खुले हैं और परीक्षा बहुत नज़दीक है, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? छात्रों को स्वयं पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए कहेंगे, कुछ चुनिंदा प्रश्न करवा देंगे, घर बुलाकर पाठ्यक्रम पूरा करेंगे, अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे। तो घर बुलाकर से अच्छा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है, अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे। मतलब समय ज़्यादा देना होगा तभी पाठ्यक्रम पूरा हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बेटा कि किस परीक्षण में विश्वसनीयता अधिक होती है? यानी हम कहते हैं ना कि भाई जो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है, हम कौन सा ऐसा परीक्षण करें बच्चों के मध्य जिससे कहीं ना कहीं विश्वसनीयता बनी रहे, विश्वसनीयता को ब्रेक ना किया जाए? ऑप्शन ए निबंधात्मक, बी संक्षिप्त प्रश्न परीक्षण, सी वस्तुनिष्ठ परीक्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे बढ़िया ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों? वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मतलब है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब यही क्वेश्चन नंबर जो 10 कर रहे हो या इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन में 4 विकल्प हैं। इसी को वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहा जाता है। मतलब इसका एक ही विकल्प होगा, इसलिए ये विश्वसनीय ज़्यादा होते हैं। OMR डाली जाती है मशीन में और चेक होके आ जाती है ना, सिंपल सी बात है। बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। आप इस कथन से पूर्णतः सहमत हैं, संभवतः सहमत हैं, असहमत हैं, या फिर कुछ सीमा तक सहमत हैं? दोस्तों बालक का सामाजिक भावना, बालक में जो सामाजिक भावना होता है, सोशल डेवलपमेंट, क्या बच्चे के यानी बच्चा जो होता है पैदा होता है उससे पहले ही हो जाता है? यानी माँ के गर्भ से ही बच्चा जन्म लेकर ही ये सामाजिक भावना लेकर आता है क्या? ऐसा नहीं है। इससे क्या है, इससे हम असहमत हैं, ऑप्शन सी जाएगा। क्योंकि माँ के गर्भ में बच्चा सामाजिक भावना कैसे सीख सकता है? सामाजिक भावना का मतलब है जो हमारे समाज में मापदंड नियम चल रहे हैं वही तो समाज है। हम लोगों से मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, खेल के मैदान में नहीं जाएंगे, परिवार के साथ नहीं बैठेंगे, पड़ोस में नहीं बैठेंगे, तब तक कैसे सामाजिक भावना उत्पन्न होगी? इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन,
छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना को विकसित करना है तो क्या इसके लाभ बनाएंगे, अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे, सहयोग भावना की कहानी सुनाएंगे, एंड लास्ट वन, सहयोग ना करने वाले को दंडित करेंगे। तो दोस्तों, दंड तो देना नहीं है और लाभ बनाना नहीं है, और सहयोग की भावना सुनाए कहानी सुनाने से कुछ होगा नहीं, इसलिए सबसे बढ़िया आंसर बी जाएगा, अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे। सबसे अच्छा जबरदस्त आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 नंबर, बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वृद्धि का मतलब होता है आपके शरीर का आकार बढ़ना। बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां बहिमुखी हो जाती हैं, सुदृढ़ व सीमित हो जाती हैं, अनियमित दिशा में चली जाती हैं, या फिर पहले जैसी रहती हैं। तो बच्चों की वृद्धि के अनुरूप जो है ये जो है बहुमुखी हो जाती हैं। ऑप्शन ए चला जाएगा। इससे अच्छा कोई आंसर हो नहीं सकता। जैसे जैसे वृद्धि होगी रुचियां आगे आगे चलेंगी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? एजुकेशन आप अगर ले रहे हैं या ले रही हैं तो उसका एम क्या है? कमेंट कीजिएगा। कंसंट्रेशन बहुत अच्छी तरीके से बनाए रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ पेडागोजी का कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। 30 क्वेश्चन है इस वीडियो में, बहुत ध्यान से करने की आवश्यकता है। शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य जो है वो कहीं ना कहीं ज्ञानार्जन करना होता है। हम देखिए, बेहतर जीवन तो सब जी सकते हैं, सम्मान पा सकते हैं, है ना, छात्र धन कमा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ज्ञानार्जन ही कहीं ना कहीं शिक्षा एजुकेशन का सबसे बड़ा एम है। एक बालक को संतुलन, सुधरेपन और स्वच्छता, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। एक बालक को संतुलन, सुधरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है तो यह सूचक है। एक बालक जो है सुधरेपन का, स्वच्छता का, संतुलन का अनुपालन यानी पालन कर रहा है, तो ये सूचक किसका है? यह सूचक दोस्तों प्रशंसा का है। यानी उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि ये बच्चा बड़ा अच्छा है, ये बच्चा बहुत जो है कहीं ना कहीं समाज में अच्छा कार्य कर रहा है, सुधरा है, बच्चा संतुलित अवस्था में रहता है, स्वच्छता के प्रति बड़ा ही जो है क्या है, एक दायरे में काम कर रहा है। तो आंसर क्या जाएगा? सी के साथ। स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे कैसे होते हैं? जो स्वभाव होता है, उनका नेचर होता है। प्रकृति की बात करें तो बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, क्वेश्चन में पहले ही से कह दिया है, छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? डरपोक होते हैं, संकोची होते हैं, निर्भीक होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, शांत होते हैं, सक्रिय होते हैं। भाई, शांत सक्रिय नहीं बल्कि सक्रिय तथा जिज्ञासु होते हैं। वो हर चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ में आगे आने की कोशिश करते हैं, है ना। ये हुआ तो कैसे हुआ, अरे ये हुआ तो कैसे हुआ, ये फिर होगा, बहुत उनके सवाल होते हैं छोटे बच्चों के, आपने देखा होगा। अगला, छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो समस्याएं सुनता है, नाराज नहीं होता है, समय का पाबंद होता है, सुंदर है। भैया जी, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सिंपल सी बात है कि अगर टीचर है, एक शिक्षक है, शिक्षिका है, अगर क्लासरूम में है या किसी स्कूल में है, तो वो समस्याएं सुने, बच्चों की समस्याएं सुने, तभी वो एक बेहतर शिक्षक है। ठीक है, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। प्रौढ़ शिक्षा के आयु वर्ग, यानी प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग कितना है? कमेंट कीजिएगा। देखिएगा, प्रौढ़ शिक्षा के लिए जो आयु वर्ग है दोस्तों वो है 15 से 35 वर्ष है। इसकी इसलिए इस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट में नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। समाज की उन्नति का मूल क्या होता है? बाल बालिका शिक्षा एक समान, बालिका शिक्षक को कम महत्व, बालिका शिक्षक अलग विद्यालय में हो, या केवल केवल वाले ऑप्शन नहीं, अलग विद्यालय निगेटिव आंसर, कम निगेटिव आंसर, बालक और बालिका के लिए एक समान शिक्षा का प्रावधान होगा, तभी कहीं ना कहीं समाज जो है हमारा उत्थान की तरफ बढ़ेगा। अगला, छोटे बच्चे की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु क्या करना चाहिए? चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हर बहन हर भाई का दिल से धन्यवाद। आप सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम, नमस्ते। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप एक स्ट्रैटेजी बना के तैयारी कर रहे होंगे। हम रात्रि 8 बजे हिंदी, रात्रि 10 बजे जीके की क्लास को यहाँ पर मेंटेन करते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं चीज़ों को लेते रहें। छोटे बच्चे की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु हम क्या करेंगे? उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण करवाएंगे, वस्तु उठाने रखने का काम सौंपेंगे, उनको क्रियाशील रखेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इससे बढ़िया आंसर नहीं हो सकता। शांत बैठना निगेटिव होता है, वस्तु उठाना भाई ये काम थोड़ी ना करवाना है, लेबर बनाना है क्या। अब देखिए, ऑप्शन ए और सी में सबसे अच्छा ऑप्शन है कि ज्ञानेंद्रियां अगर क्रियाशील करनी है तो वो हमें क्रियाशील रखना है। कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी, लास्ट के 10 प्रश्न आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी क्या है दोस्तों? तो शांति में आवेशित कक्षा। आवेशित का मतलब होता है दोस्तों कि अगर क्लासरूम शांत अवस्था में चल रही हो, एक बहुत अच्छे वातावरण में,
कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण का प्रक्रिया ये हो सकता है, कक्षा में अपेक्षित सहभागिता या शिक्षक से छात्रों का आक्रामक व्यवहार निगेटिव हो जाएगा। तो अनुशासन की कसौटी जो होती है वो हम कह सकते हैं किसके लिए, बताइए फटाफट बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो मैं यही कहूँगा कि कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, कहाँ गया, हाँ, कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया जो है क्या हो जाएगी, ऑप्शन ऑप्शन बी किसके साथ हो जाएगी, बी के साथ चला जाएगा। अगला, अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अनौपचारिक का मतलब क्या होता है, देखिए शिक्षा दो प्रकार की होती है, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा एक समय के अंदर शिक्षा ली जाए, एक एज के अंदर अगर आपने शिक्षा ली, जैसे स्कूल की शिक्षा एक एज के अंदर ली जाती है। अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जो जिसकी कोई एज ही नहीं होती है, मतलब मरते दम तक आप कोई ना कोई समाज की शिक्षा कहीं कहीं कोई किसी भी क्षेत्र में घुस जाओ, उसका आप एजुकेशन लेते रहो। तो अनौपचारिक में कोई एज नहीं होती है, इसलिए आपको डी मारना पड़ता है। ठीक है। छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है। कैसे छात्रों में सामाजिक चेतना को विकसित किया जा सकता है, जवाब दीजिएगा। अध्यापक के भाषण से, उनके साथ विचार विमर्श करने से, पसंदीदा पुस्तक पढ़ाने से, या समाचार पत्रिका पढ़ाने से। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 23 नंबर का जो आंसर है, समाचार पत्रिका जो है पढ़ाने से ही कहीं ना कहीं, इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि छात्रों को कौन पढ़ाएगा, एक टीचर या यहाँ पर यानी एक शिक्षक या एक शिक्षिका। और सामाजिक चेतना तभी होगी जब समाचार पत्रिका के माध्यम से पता चलेगा कि उनके समाज, उनके राज्य, उनके देश में क्या हो रहा है। लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप ऐसे बार बार शब्द बुलवाएंगे, यानी लंबे और कठिन शब्द हैं उनको कैसे आप सिखाओगे बच्चों को, बार बार बुलवाएंगे, शब्दों को खंड में बांटकर बुलवाएंगे, या मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्दों को पहले बुलवाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर बड़े शब्द हैं, बच्चा नहीं बोल पा रहा है, तो उसको खंड खंड में बुलवा लो, ये भी सही है। और ऐसे शब्दों को बार बार रिपीट करवाओगे जिससे बच्चे दिमाग में कंठस्थ कर पाएंगे। इसलिए ये क्वेश्चन के ऑप्शन ए बी दोनों सही हैं। आंसर क्या जाएगा, ए बी दोनों सही, यानी डी ऑप्शन में ए बी दोनों सही हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है दोस्तों, किसकी देन है, तो दोस्तों ये चला जाएगा किसके साथ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी ऑप्शन सी, यानी जिसको एनईपी कहा जाता है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आजकल छोटे बच्चों पर पुस्तक का बोझ अधिक होता है, इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी राय क्या है। पुस्तकों का बोझ ज़्यादा कर दिया जाता है, होमवर्क ज़्यादा दे दिया जाता है, उसका रीज़न क्या है, आपकी राय क्या है दोस्तों। इसमें हमारा जो आंसर है कि अधिक भार से मानसिक जो विकास है वो रुकता है। अधिक भार से मानसिक विकास रुकने का मतलब अवरुद्ध हो जाता है। अगला, अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है। अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है, निबंध लिखवाकर, वाद विवाद प्रतियोगिता से, परीक्षा परिणाम से, मनोविज्ञान परीक्षण से। देखिए व्यक्तिगत विभेद की जब बात करें दोस्तों, व्यक्तिगत, तो वो मनोवैज्ञानिक परीक्षण से ही जानेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इसमें निबंध प्रतियोगिता लगा देते हैं जो गलत हो जाता है। कक्षा में अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि अब देखिए नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, तुरंत ज्वाइन कर लें हर बहन हर भाई पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, नीचे दी गई है, या गुरुजी वर्ड को सर्च करिएगा, ऐसा लोगो मिल जाएगा। कक्षा में अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि, तो आंसर जाएगा छात्रों की अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। अवसर वाले ऑप्शन अगर कहीं आपको मिल जाए तुरंत ऑप्शन सही हो जाएगा। आप देखिए शिक्षक को नहीं, अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि शिक्षक पूछेगा तभी तो छात्रों को मिलेगा। अब शिक्षक पूछेगा तो शिक्षक को ही मिल जाएगा, ये गलत बात हो जाएगी। छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, कमेंट कीजिएगा, बताइए। तो ये दोस्तों हो जाएगा धैर्य व दृढ़ता। धैर्य होना चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए, बात बात में कुंठित नहीं होना चाहिए शिक्षक को। और आज का ये क्वेश्चन है दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश किस आयोग ने की। कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश दोस्तों किस आयोग ने की, तो ये भी नई शिक्षा नीति एनईपी ने करी है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिलहाल एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होती है। और दोस्तों मैं बात करूं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005 की भी बात होती है। फिलहाल अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर जैसे जैसे एनईपी नई नई आ रही हैं, वैसे वैसे शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव हो रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ सर्च करें, सही सही स्पेलिंग डालें, ऐसा लोगो मिलेगा पीडीएफ के लिए, तुरंत जो है ज्वाइन कर लें। हर बहन हर भाई ग्रीन यहाँ पर इस रेड बटन को तुरंत
एक बार क्लिक करें और बेल आइकन जो पास में दी गई है उस घंटी को भी बजा दें। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। ऐसे ही आप मुस्कुराते रहो, आपका परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहें आप, और स्वस्थ रहने के साथ साथ अपने एग्ज़ाम के लिए बढ़िया सी प्रिपरेशन करें, जिससे चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर हो पाएँ। दोस्तों, ये बहुत कम समय मिला है, जीवन का वो समय है आपके लिए जो कहीं ना कहीं आप इसको रफ्तार दे सकते हैं। ज़िंदगी में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक बार आप सेलेक्ट हो गए तो हम कह सकते हैं कि दुनिया बदल जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।